हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मित्रा कॉमर्स एकेडमी। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इन सब के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि टैक्सेस कितने तरह के होते हैं, टैक्स क्यों लिया जाता है। जैसे इस पेज को हम लोगों ने कवर किया था। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, कितने सब सेक्शंस हैं। इस पेज को भी कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को कंप्लीट किया था। और इसके बाद कुछ कंपोनेंट्स की बात आई थी कि इनकम टैक्स के तत्व क्या क्या हैं। जब कभी भी हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स, तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर एक लास्ट चीज़ जाना था कि टैक्स कौन पे करता है, तो जिसमें मैंने कहा था कि ये सभी लोगों को टैक्स पे करना होता है अगर इनकी इनकम टैक्सेबल होगी तब। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है कि पर्सन किसे कहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि इंडिविजुअल से आप क्या समझते हैं, एचयूएफ से क्या समझते हैं, कंपनी से क्या समझते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। और फिर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में कॉन्सेप्ट्स को सीखा था। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ कुछ बातों को। कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो की पॉइंट्स क्या क्या हैं वो देखिए कि जैसे जब आप इनकम टैक्स की पढ़ाई आगे आगे करेंगे तो आपको बहुत सारे टर्म्स आएंगे जिनको समझना जरूरी होगा। जैसे कि सबसे पहले एक आएगा डिडक्शंस। तो डिडक्शंस को हिंदी जैसे लिखा हुआ कटौती, तो आप समझ गए होंगे कि छूट होता है। फिर आप देखेंगे कि रिबेट है, तो रिबेट भी छूट ही होता है। तो इन दोनों में जो बेसिक अंतर है वो ये ध्यान रखना है कि रिबेट आपको अक्सर टैक्स में से छूट मिलता है, कि जो भी आपका टैक्स है उसमें से आपको छूट मिलेगा। और डिडक्शंस का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी जो कुल आय आएगी, जो भी टोटल इनकम होगा, उस इनकम में से कुछ ऐसे इनकम होंगे जिनमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर जो एग्जेम्पशंस हैं, एग्जेम्प्ट है, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ आपकी स्पेशल इनकम होगी। मतलब अभी आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। तो उसमें एक पर्टिकुलर इनकम को आपको क्या किया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। तो उसको यहाँ पर हम लोग एग्जेम्पशंस बोलते हैं। यहाँ पे जो डिडक्शंस है उसमें ये ध्यान रखिएगा कि आपकी सभी इनकम को जोड़कर उसमें से छूट मिलती है। इसमें एक पर्टिकुलर इनकम पे छूट मिल जाएगी आपको। और रिबेट का मतलब मैंने आपको बताया, ये सामान्यतः आप ऐसे समझेंगे कि टैक्स में से छूट मिलती है आपको। यहाँ पे U/S लिखा रहेगा, तो इसको आप पढ़ेंगे अंडर सेक्शन, ठीक है ना, इस धारा के अंतर्गत जिसको आप कहते हैं। जैसे कि अंडर सेक्शन 80 ये आपको ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा इनकम टैक्स में, तो ये ध्यान रखिएगा। रिलीफ का मतलब भी यहाँ पे कर से राहत ही होती है। ये एक अलग से आपको इस पे चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन बीकॉम में हालांकि इस पे क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं। असेसी तो पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि असेसी का मतलब करदाता होता है। और बार बार एक टर्म आएगा आपके इसमें जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ेगी कि एओ को आप लोग असेसिंग ऑफिसर कहते हैं, या फिर आप कर निर्धारण अधिकारी भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो एग्जम्पशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको आप ऐसे याद रखिए कि एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10। अब ये एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्या है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक सेक्शन है सेक्शन 10, उसकी सब सेक्शन में बहुत सारी इनकम दी हुई है। उन इनकम पे टैक्स बिल्कुल लगता ही नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि कोई भी ऐसे 10 इनकम के नाम बताइए जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत टैक्सेबल ही नहीं है, मतलब जिस पे टैक्स नहीं लगता है। जैसे कि इसमें जो सबसे पहला इनकम है वो है एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि अगर कृषि से आय है हो रही है भारत में, तो कृषि पे कोई भी कृषि से आय पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, वो अंडर सेक्शन 10 में दिया हुआ है। ऐसे ही बहुत सारी आय हैं। अगर आपके पास गेस्ट पेपर होगा या किताब होगा, या आप नॉर्मली गूगल पे भी सर्च मारिए कि कौन कौन से ऐसे इनकम हैं जो अंडर सेक्शन 10 के तहत एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब पूरी तरह से कर मुक्त है, उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। तो आपको बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। उसमें जो आपको 10 आसान लिस्ट लगेगी, या फिर मेरा सुझाव ये रहेगा कि शुरू के जो 10 होंगे उनको आप याद कर लीजिए, मोटा मोटा आप याद कर लीजिए, वो आपका एक आंसर बन जाएगा। तो फाइनली इस पे मैं बात बता दूं ये है क्या। तो अंडर सेक्शन 10 के तहत बहुत सारी ऐसी इनकम है जिस इनकम पे इनकम टैक्स एक्ट आपसे कोई टैक्स लेता ही नहीं है। मतलब एज पर इनकम टैक्स एक्ट सच इनकम्स आर नॉट टैक्सेबल अंडर एनी हेड। तो वो आपको ये क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो बीबीआई क्वेश्चन यही होगा, इसको आप याद रखिएगा।
इसके बाद जैसे डिडक्शंस हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। डिडक्शंस में आप ध्यान रखिएगा, अंडर चैप्टर 6 कैपिटल ए में मिलता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, और बोलचाल की भाषा में अक्सर ऐसे कहते हैं 80C से लेकर 80U तक में जो भी हमारी छूट मिलने वाली चीज़ें हैं, यानी कि जिन पे हमें टैक्स नहीं लगेगा, या फिर अगर हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स का मतलब हमने कुछ पैसे कमाए हैं और अगर हम इनकम टैक्स के बताए गए तरीके से उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं या खर्च करते हैं तो हमें छूट मिलती है, वो सभी डिडक्शंस यहाँ पे कहलाती है अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U के बीच में। इसको आगे की क्लासेस में भी और ज़्यादा आप समझेंगे। फिर जैसे कि TDS है, तो TDS का पूरा नाम मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ही आपकी आमदनी होगी वैसे ही आपका पैसा काट लिया जाएगा। जैसे आप लोग अक्सर देखते होंगे कि कौन बनेगा करोड़पति में कहते हैं कि जो भी पैसा आता है उस पर 30% का टैक्स कट जाता है। या फिर फेमसली आप जानते होंगे कि जैसे जो भी लोग ड्रीम 11 पे पैसा जीतते हैं, ड्रीम 11 एक स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप है, तो उस पर जो भी पैसा जीतते हैं तो उस पर 30% का टैक्स जीतते साथ ही कट जाता है। जैसे अगर आप 1 लाख रुपया जीतेंगे तो आपको 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा, केवल 70,000 रुपया मिलेगा। 30,000 रुपया इनकम टैक्स उसमें से इनकम टैक्स नहीं, ड्रीम 11 उसमें से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा और आपको केवल 70,000 रुपया देगा। यहाँ पर अगर स्पेशल रेट्स की बात करें तो ध्यान ये रखिएगा कि इनकम टैक्स में 2 तरह के रेट होते हैं, एक होता है स्पेशल रेट और एक होता है स्लैब रेट। ये जो है ये स्लैब रेट है और ये स्पेशल रेट है। स्पेशल रेट का मतलब ये होता है कि इनकम टैक्स ने कहीं कहीं पे कुछ आमदनी के ऊपर टैक्स लगाया ही है, मतलब उनका ये कहना है कि आपको इस पर टैक्स देना ही पड़ेगा। जैसे कि एक चीज़ है जिसको कहते हैं कैपिटल गेन। अगर आप अपनी कोई पूंजी को बेचेंगे, जैसे पूंजी संपत्ति कहते हैं, मतलब जैसे आपका कोई घर है या सोना चांदी, इनको अगर आप बेचेंगे तो उस पर जो फ़ायदा आएगा उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो 5 लाख हुई है या 2 लाख हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस पर आपको अगर 1 लाख का भी फ़ायदा हुआ है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि एक इस पर स्पेशल रेट है। अगर ये लॉन्ग टर्म होगा तो 20% देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म होगा तो 15% देना पड़ेगा। तो ये 20%, 15% या 10% कब कब है ये तो आगे की बातें, लेकिन इन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हो गया स्पेशल रेट, मतलब इस पे कोई छूट वाली बात नहीं होती। और एक होता है स्लैब रेट, जहाँ पर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हमारी कोई आमदनी है तो उस पर 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, उसके आगे टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ है। एज के हिसाब से भी ये घटता बढ़ता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लैब रेट। तो स्लैब रेट जो है वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में थोड़ा एक अलग चीज़ डिस्कस होना है। अब जो है एक आता है कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। तो ग्रॉस टोटल इनकम का अर्थ ये होता है कि आपकी जो आमदनी है वो किन तरीकों से आ सकती है। मतलब इनकम टैक्स कहता है क्या कि आपके आय के स्रोत हैं, वो कुल स्रोत जो है वो 5 हैं। अगर आप उन 5 स्रोतों को एक जगह पे जोड़ देते हैं तो वो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है। जैसे कि इनकम टैक्स कहता है क्या कि आप सैलरी से पैसा कमाते हैं, तो आपने कहा हाँ सही बात है, सैलरी से पैसा कमाते हैं। अगर हम जॉब करते हैं तो हमें जो इनकम आती है उसको हम लोग बोलेंगे सैलरी से इनकम। फिर उनका ये कहना है कि आपका कोई घर है, जिस घर को आप किराए पे लगाते हो, हमने कहा कि हाँ लगाते हैं, तो आपकी एक रेंट से भी इनकम आती है। हाँ आती है, तो इसको उन्होंने कहा कि ये जो इनकम है इसको हम लोग बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये भी, इस पे भी आप एक टैक्स दे दीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए। फिर उनका ये कहना है कि आपका कुछ प्रॉफिट हो रहा है या फिर कुछ गेन हो रहा है। प्रॉफिट और गेन एक ही बात हो गई, यहाँ पे प्रॉफिट है और गेन है। ये कहाँ से आ रहा है, आपका कोई बिजनेस है या फिर कोई प्रोफेशन है, मतलब पैसा है या फिर व्यापार है। तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से अगर कोई पैसा आ रहा है, हमने कहा हाँ यहाँ से भी थोड़ा बहुत आ जाता है। जैसे कि हम शेयर की खरीद बिक्री करते हैं तो वो हमारा एक प्रोफेशन हो गया। इसके अलावा अगर हमारी पास कोई संपत्ति है, जैसे ज़मीन है, घर है, सोना है, चांदी है, इनको अगर हमने बेचा तो कहते हैं ये तो फिर कैपिटल गेन है। तो यहाँ से भी हमारे पास पैसे आ सकते हैं। और इसके अलावा इनकम टैक्स कहता है क्या कि कभी कभी आप लॉटरी से भी पैसा जीत जाते हो, कभी कभी आपको डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है, कभी आपको बैंक से ब्याज मिलता है, या आपको अन्य किसी भी तरीके से पैसे आते हैं, तो उनको वो कहते हैं क्या कि इसका एक नाम उन्होंने डाल दिया अदर सोर्सेज। ठीक है। तो अब देखो इनकम टैक्स का कहना ये है कि आपका
जो आमदनी है उसका यही 5 स्रोत है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसको बोलेंगे इनकम अंडर हेड सैलरी, इसको बोलेंगे इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, इसको बोलेंगे इनकम अंडर द हेड पीजीपीपी, इसको बोलेंगे इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, इसको कहेंगे इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। मतलब इन पांचों के आगे आपको एक वर्ड लगाना पड़ेगा, मतलब एक फ्रेज लगाना पड़ेगा, जैसे कि इनकम अंडर द हेड, अंडर द हेड, ऐसे आप बोलेंगे अंडर द हेड और फिर इन्वर्टेड कोमा में जैसे आप लिख दीजिए सैलरी। ठीक है, ऐसे ही आप सबका लिखेंगे और एक एक करके क्या करेंगे, ये यहाँ पर पांचों का नाम लिखेंगे यहाँ पर। जैसे कि ये देखिए, ये पांचों आप जोड़ देंगे, है ना। यहाँ पे अगर सबका कुछ अमाउंट आएगा, ऐसे ऐसे करके अमाउंट आएगा, तो इन पांचों को जब आप जोड़ेंगे ऐसे ही लिखेंगे सबका। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, फिर लिखेंगे इनकम अंडर द हेड पीजीपीपी, फिर लिखेंगे इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, फिर लिखेंगे इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो इन पांचों को जब हम एक जगह जोड़ते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अभी मैं इसका एक आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से, इसको क्या बोलेंगे कि ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो हमारी आय के कुल 5 स्रोत होते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, या फिर आप ऐसे कहें कि इनकम टैक्स में हमारे आय के कुल कितने स्रोत होते हैं, 5। एक तो सैलरी से होती है, हाउस प्रॉपर्टी से, पीजीपीपी से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से। पीजीपीपी का मतलब हो गया प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इसको समझने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ बातों को और भी समझते हैं। देखिए, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ये पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर, एक तो प्रीवियस ईयर होता है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एक असेसमेंट ईयर होता है। तो कुछ मुझे मैसेजेस आए थे कि नहीं प्रीवियस ईयर हमें समझ में नहीं आया, ये प्रीवियस ईयर होता क्या है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको हिंदी में अभी समझा देता हूँ। जैसे देखिए, प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन उन्होंने सेक्शन 3 में दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्या कहता है, तो कहता है क्या कि इट मीन्स एक फाइनेंशियल ईयर है। प्रीवियस ईयर हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को अगले साल जाके खत्म होता है। ये ठीक पहले, इमीडिएटली प्रिसीडिंग का मतलब ठीक पहले, असेसमेंट ईयर के पहले आता है। और इस ईयर में हम क्या करते हैं, जो भी हम अपनी आमदनी कमाते हैं, इनकम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में, उस पर हम टैक्स देते हैं असेसमेंट ईयर में। ये चीज़ मैंने पिछले क्लास में अभी डिस्कस किया था। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो असेसमेंट ईयर क्या हो गया, तो असेसमेंट ईयर 12 महीनों का एक पीरियड होता है, एक अवधि होती है, जो कि स्टार्ट होती है कब से, 1 अप्रैल से हर साल स्टार्ट होती है और 31 मार्च को अगले साल जाके खत्म होती है। ये जो ईयर होता है, इस ईयर में टैक्स को पे किया जाता है और इसीलिए इसको असेसमेंट ईयर कहते हैं, कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। जबकि हम जो आमदनी लेते हैं वो कौन सी ईयर का आमदनी लेते हैं, तो प्रीवियस ईयर का आमदनी लेते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जैसे आपका जो प्रीवियस ईयर है उसको मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका जो सिलेबस, अभी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो प्रीवियस ईयर है वो मे भी हो सकता है कि यही है, 1/4/2022 है से लेकर 31/3/2023। इसका अर्थ ये हुआ कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक कितनी आमदनी आपने कमाई है, ये जो इनकम है ये कितना कमाया, ये एक चीज होगा, कितना कमाया। और इस पे, इस इनकम पे आपको क्या करना है कि टैक्स पे करना है, टैक्स पे करना है। तो कब टैक्स पे करेंगे, तो वो टैक्स आप पे करेंगे असेसमेंट ईयर में। तो असेसमेंट ईयर क्या है, तो 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024, ये आपका असेसमेंट ईयर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा क्या, कि अगर आपको टैक्स पे करना है, मतलब अगर आपकी आमदनी टैक्सेबल हो रही है, आपको टैक्स बनता है आपका, तो वो इस तारीख तक ही करना होता है कि यहाँ तक आप पे कर दीजिए। और हम क्या करेंगे कि हमने जो टैक्स पे किया है उसका पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर एक समय आएगा जहाँ पे हमें बताया जाएगा कि आप बताइए कि आपने जो टैक्स पे किया है वो सही है या गलत है। तो उसको कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। ये चीज़ मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। तो अब आप ध्यान से, वैसे बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कब लगता है, तो असेसमेंट ईयर में आके टैक्स लगता है। ठीक है,
ऐसा बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, बट फैक्ट्स एक अलग होता है। मतलब प्रैक्टिकली अगर देखें तो आपको प्रीवियस ईयर के आखिरी तक ही टैक्स पे करना होता है। इन सब चीज़ों को धीरे धीरे आप समझ जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब। बट एक सामान्य भाषा देखिए क्या है कि सामान्य तौर से ये देखिए, ये लाइन आप याद रखिए। आप क्या देख रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर है, जिसको हिंदी में कहते हैं गत वर्ष, प्रीवियस ईयर की आय आगे आने वाले कर निर्धारण वर्ष में कर योग्य होती है, क्या इस वाक्य के अपवाद हैं? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर साल लगभग लगभग आता ही है, या अगर एक साल नहीं आया तो अगले साल तो आएगा। जैसे पिछली बार नहीं आया तो इस बार आएगा ही आएगा, ऐसे ही है। तो ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है उसको तो आप कंप्लीटली याद कर ही लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स आगे आने वाले असेसमेंट ईयर में लगता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? इंग्लिश में अगर क्वेश्चन को देखें तो वो ये है कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्सेबल इन द फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब ये हो गया कि आगे आने वाले, इन द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये शॉर्टकट में मैंने AY लिख दिया। आर देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस रूल? क्या इस नियम के कुछ अपवाद हैं? तो आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर में यही लिखेंगे कि जनरली जो प्रीवियस ईयर होता है तो उस प्रीवियस ईयर की आमदनी पे हमें टैक्स आगे आने वाले असेसमेंट ईयर पे ही देना होता है। ये एक सामान्य नियम है, लेकिन कुछ ऐसे इसके अपवाद भी हैं। मतलब आप वहां पर ये लिखेंगे, लेकिन इन निम्नलिखित दशाओं में, यानी कि इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रीवियस ईयर में ही आपसे टैक्स ले लेगा। कहने का ये मतलब है कि देखिए, जैसे ही प्रीवियस ईयर में अगर आप कोई पैसा कमाते हैं, जैसे हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्या है, तो हम लोगों का प्रीवियस ईयर जो है, जो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023, यहाँ पे अगर आप कोई आमदनी कमाते हैं, खुद ही कमा रहे हैं आप, अगर आमदनी कमा रहे हो, उस पर अगर TDS कट रहा है, TDS का मतलब कोई आपको आमदनी दे रहा है तो उस पर टैक्स काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहा है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे कि कोई भी आमदनी आपके हाथ में आती है तो उस पर आपको तभी के तभी टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब ठीक है, आप पैसा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर उसका डिटेल देना पड़ेगा कि वो जो पैसा था वो टैक्सेबल था या नहीं था। यहाँ पर जाकर आपको डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई भी इनकम टैक्स अधिकारी आपसे क्वेश्चन करने के लिए नहीं आएगा। बात को फिर से आप समझेंगे, इस दौरान आप जो भी पैसा कमाते हैं उस पर सामान्यतः आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि क्या इस पे आपने टैक्स दिया या नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर कमाए गए पैसे का अगर आपने असेसमेंट ईयर में आकर डिटेल नहीं दिया, या फिर असेसमेंट ईयर में आकर आपने ये नहीं बताया कि मैंने इन पैसों का टैक्स कितना दिया नहीं दिया, तो फिर आप पे क्वेश्चन रेज होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इंक्वायरी आपसे की जाएगी। बात आपको समझ में आ गई होगी। सीधा सा कहने का ये मतलब है कि प्रीवियस ईयर में हम जो भी पैसा कमाते हैं उससे इनकम टैक्स को कोई लेना देना फिलहाल नहीं होता है। उससे रिलेटेड डिटेल वो हमसे असेसमेंट ईयर में मांगती है। अगर उनको ऐसा लगता है कि मैंने जो डिटेल दिया है वो गलत है, तो वो हम पे कोई नोटिस वगैरह इशू करे, ये मतलब होता है। मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर में जो भी हम पैसा कमा रहे हैं हमें तो कोई पूछने आएगा नहीं है, हमें उसका डिटेल कब देना है, असेसमेंट ईयर में आकर देना है। लेकिन इन केसेस में आप जैसे ही पैसा कमाएंगे आपसे इनकम टैक्स अधिकारी, कहने का मतलब असेसिंग ऑफिसर, तभी के तभी आपसे ये कहेगा क्या कि नहीं लाओ टैक्स दो, उसके बाद हम देखेंगे। अगर आप इन केसेस में ये कहेंगे कि अभी हमने प्रीवियस ईयर में कमाया है, असेसमेंट ईयर में आके हम इसका डिटेल देंगे, तो वो बात को नहीं मानेंगे। वो कहेंगे नहीं, ये जो केसेस हैं, इन केसेस में जैसे ही आप पैसा कमाते हैं वैसे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये है क्वेश्चन का आंसर। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे जनरली टैक्स का जो भी लेन देन है, जो भी बातें हैं, वो तो असेसमेंट ईयर में होता है सारा जो भी टैक्स बनेगा। लेकिन क्या इसके कुछ अपवाद हैं? हाँ, इसके कुछ अपवाद हैं। आप ये देखिए, जो पहला जो इसका एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट का मतलब ये है कि वो सामान्यतः भारत में नहीं रहता है, तो इसको हम लोगों ने नॉन रेसिडेंट कह दिया। इसके ऊपर एक चैप्टर भी है जहाँ पे आप पढ़ेंगे कि 182 दिन या फिर 60+3 65 का एक कॉन्सेप्ट है, वो सब पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम होगा रेसिडेंशियल स्टेटस। तो यहाँ पर एक नॉन रेसिडेंट जो सामान्यतः भारत में नहीं रहता है, अगर वो कोई शिपिंग बिजनेस कर रहा है, मतलब कि पानी जहाज चला रहा है और जिस पे वो पैसेंजर को कैरी कर रहा है, मतलब पैसेंजर को लेकर आ रहा है जा रहा है,
जिसपे वो जानवरों को लेकर आ रहा है जा रहा है, या फिर अगर वो कोई पार्सल हो गया या फिर वस्तु का क्या कर रहा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर आ रहा है जा रहा है, तो ऐसे केस में हम उस पर तभी के तभी उसका जो भी किराया होगा उस किराया का 7.5% टैक्स ले लेंगे। मतलब असेसिंग ऑफिसर उसे ये कहेगा कि आप जो भी कमाई कर रहे हैं, ये जो फ्रेट है, तो फ्रेट का मतलब यहाँ पर हो गया किराया, या फिर आप कहें कि जो भी चार्जेस ये इन लोगों से लेगा वो चार्जेस उसकी तभी के तभी आमदनी मानी जाएगी और उस पे उसे 7.5% का टैक्स तभी के तभी चुकाया जाएगा। यहाँ पर जो नॉन रेसिडेंट है वो ये नहीं कहेगा कि मैं प्रीवियस ईयर में कमा रहा हूं तो मैं असेसमेंट ईयर में आके आपको टैक्स दूंगा, ऐसा कुछ भी ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता। एक तो ये हो गया। दूसरा आप देखिए क्या है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को, एओ को, कर निर्धारण अधिकारी को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति भारत छोड़कर जा रहा है और उसका इरादा वापस भारत आने का नहीं है, जैसे कि वो अपनी सभी संपत्तियों को बेच कर जा रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है, अगर एओ को ऐसा लगता है कि वो अब वो इंडिया वापस नहीं आएगा, तो ऐसे केस में उसे जैसे ही वो इंडिया छोड़ने वाला होगा, मतलब उससे पहले उसकी जितनी भी आमदनी होगी तब तक, जब तक वो इंडिया को छोड़कर जा रहा है तब तक की जितनी भी आमदनी होगी प्रीवियस ईयर की, उस पे टैक्स तभी के तभी उसे पे करना होगा, तब उसे इंडिया से जाने की अनुमति मिलेगी। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्ड होता है, मैंने कहा था कि लोगों का कुछ छोटा छोटा ग्रुप बन जाता है, जैसे पिछली क्लास में आपको कहा था दुर्गा पूजा समिति, काली पूजा समिति या क्रिकेट टीम का बनता है, तो ऐसे केस में अगर उनकी कोई आमदनी हुई है और ऐसा लगता है कि ये जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है ये अभी टूट जाएगा, तो उनको जो टूटना है, मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जैसे ही वो खत्म करेंगे तो उनसे पहले उनको जो भी उनकी इनकम अगर टैक्सेबल होगी तो उन्हें प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा। एक और भी है, जब कभी भी ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, ट्रांसफर करना का मतलब यहाँ पर बेचना हो गया, या किसी अन्य के हाथों आप उसको दे रहे हैं, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, तो आप टैक्स को बचाने के लिए कर रहे हैं। अवॉइड टैक्स का मतलब यहाँ पर हो गया कर की चोरी। टैक्स बचाने के लिए अगर आप कोई संपत्तियों का लेन देन कर रहे हैं तो ऐसे केस में इनकम टैक्स अधिकारी आपसे तभी के तभी टैक्स ले सकता है। और अगर कोई बिजनेस जो है प्रीवियस ईयर में ही बंद हो रही है, तो बंद होने से पहले जो भी उनका बकाया बनता है वो प्रीवियस ईयर में ही चुकाना पड़ता है। असेसमेंट ईयर जो है उसका वेट नहीं किया जाता है। मतलब जैसे प्रीवियस ईयर तो 31 मार्च को ही खत्म होगा, जैसे हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 31 मार्च 2023 को खत्म होना था, लेकिन अगर बिजनेस जो है मान लीजिए कि जनवरी में ही है, 1 जनवरी 2023 को खत्म हो रहा है, तो ऐसे केस में तभी के तभी उसे क्या करना होगा, जितना भी बिजनेस का टैक्स बनता है पे करना होगा, तभी जाकर उसे शटडाउन का एक या डिजोल्यूशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलेगा। तो ये सभी जो सिचुएशन है, इन सिचुएशन में जो हम प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हैं तो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स हमें देना पड़ता है, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन भी कर लीजिए। ये ही इसके 5 आंसर हैं। इसका डिटेल आप थोड़ा सा बुक से, गेस्ट पेपर से नोट्स बना के लिख लीजिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल रहता ही रहता है, क्वेश्चन यही था। तो आज की इस क्लास में हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। इसको आप बढ़िया से नोट्स बना लीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग टैक्स वगैरह कैसे निकालते हैं इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर वो कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर और ज़्यादा सीख भी सकते हैं। तो मैं एकदम सामान्य तरीके से आपको इनकम टैक्स सिखा रहा हूँ कि मतलब जो सिंपल तरीके से, कुछ स्पेशल लॉ वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूँ। बीकॉम लेवल के हिसाब से ये वीडियो बनाया है। तो आज की इस क्लास में इतना ही करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें करेंगे, ठीक है। गुड बाय, थैंक यू सो मच।